तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मैलस, मैलस का नियम, या कभी कभी इसको कोसाइन स्क्वायर रूल भी कह दिया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और न्यूमेरिकल्स आप उनके तभी कर सकते हैं जब आपको ये लॉ किस सिचुएशन में लगता है वो चीज़ अच्छी तरह से मालूम हो। इस लॉ का स्टेटमेंट तो ज़रा सा है, फॉर्मूला ज़रा सा है, लेकिन उसे अप्लाई करने के तरीके वो तभी आ पाएंगे आपको जब आप इस लॉ को अप्लाई करने की जो सिचुएशन है उसको समझ लें। तो बात करते हैं किसने डिस्कवर किया था। तो 1808 में मैलस एक साइंटिस्ट था। मैंने अपने वीडियो नंबर 1 में भी इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी डिस्कस करी थी, तो उसमें भी मैंने ये बताया था कि इसकी खिड़की में जो कांच लगा था, ये खिड़की है और उसका सपोज ये कांच है, तो इस कांच से सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी, और इस रिफ्लेक्टेड सनलाइट के सामने उसने एक क्रिस्टल रखा, और क्रिस्टल को जब उसने घुमाया तो जो ये क्रिस्टल से लाइट निकल रही थी, ये क्रिस्टल भी पोलराइजिंग क्रिस्टल था, तो टूरमैलीन या कैल्साइट इस तरह का बना हुआ। तो उसको जब उसने उसमें से घुमाया तो यहाँ पर जो प्रकाश की तीव्रता निकली, ये तीव्रता जो है वो वेरी कर रही थी। जैसे जैसे वो इस क्रिस्टल को घुमा रहा था, प्रकाश की तीव्रता बदलती जा रही थी। तो यहीं से उसने ध्रुवण की भी खोज की थी, और उसके बाद उसने जब देखा कि इसमें से कितनी लाइट निकल रही है, तो इसी के लिए उसने एक रूल दिया कि अगर लाइट इंसिडेंट हो और फिर उसके सामने पोलराइजिंग कोई डिवाइस रखी जाए तो उसमें से कितना पार्ट उसका निकलेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए फिर उसने अपना ये लॉ ऑफ मैलस डिस्कस किया था। और जब भी हम इस लॉ ऑफ मैलस को लगाएं तो हमें वो वाला एक्सपेरिमेंट ध्यान में आ जाना चाहिए। कौन सा एक्सपेरिमेंट? वो टूरमैलाइन क्रिस्टल का एक्सपेरिमेंट। ये वीडियो नंबर 9 में, वीडियो नंबर 3 में हमने देखा था इसको। इसमें क्या था कि प्रकाश की तरंग, वो जो अनुप्रस्थ प्रकृति है, उसको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया था। और उसमें ध्यान दीजिएगा कि एक टूरमैलाइन क्रिस्टल था, फिर दूसरा एक टूरमैलाइन क्रिस्टल था, और इसमें से अध्रुवित प्रकाश जा रहा था। कंपन जो है वो सारी दिशाओं में है। फिर इसमें से निकलने के बाद केवल इस ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में ही कंपन रह गए थे। फिर इसके बाद जब इस दूसरे में से निकला, तो जब इसकी ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल थी तो ये कंपोनेंट निकल जाते थे, और जब हम इसे घुमाते थे तो ये जो है इंटेंसिटी लाइट की इससे जो निकल रही है, ये वाली इंटेंसिटी, ये कम होना स्टार्ट हो जाती थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हम इसको घुमाते 90 डिग्री पे कर देते थे तो यहाँ पे कोई लाइट नहीं मिलती थी। तो इस क्रिस्टल को कहा जाता था ध्रुवक, यानी कि पोलराइजर, और इस क्रिस्टल को कहते थे एनालाइजर, यानी कि विश्लेषक। ये तो प्रकाश का ध्रुवण कर देता था, और वो एनालाइज करता था कि यहाँ से जो लाइट आ रही है वो कैसी है। इंटेंसिटी अगर 0 हो गई 90 डिग्री पे, तो इसका मतलब प्लेन पोलराइज्ड है। तो मैलस का जो रूल है, ये लॉ ऑफ मैलस, ये लगता है जाकर के इस सिचुएशन में विश्लेषक से कितना प्रकाश आ रहा है विश्लेषक पे, और उस विश्लेषक से कितना प्रकाश निकल रहा है बाहर। तो विश्लेषक पर आपतित प्रकाश और विश्लेषक से निर्गत प्रकाश के बीच में जो संबंध है वो लॉ ऑफ मैलस है। तो जब भी आप लॉ ऑफ मैलस को सोचें, इमेजिन करें, ये वाला एक्सपेरिमेंट दिमाग में आना जाना चाहिए। और उस क्रिस्टल के लिए दूसरा क्रिस्टल जो है विश्लेषक वाला, उस पे कितना प्रकाश गिर रहा है। जाहिर सी बात है, इस एक्सपेरिमेंट में दूसरे वाले क्रिस्टल पे प्लेन पोलराइज लाइट गिर रही है, ये प्लेन पोलराइज लाइट है। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट से ये अभी यहाँ पर तो इस डायग्राम में 0 डिग्री बना रहा है, उसी के पैरेलल है ये ऑप्टिक एक्सिस, तो उस केस में पूरा प्रकाश निकल जा रहा है। अगर मान लिया सपोज किसी डिग्री पे घुमा दें, किसी एंगल पे घुमा दें, तो लाइट की इंटेंसिटी बदलेगी। 90 पे करते हैं तो 0 हो जाएगी। तो ये जो रिलेशन है कि कितने डिग्री पे ये आए और कितने डिग्री फिर कितना लाइट वहाँ से निकलेगी, इसके बारे में संबंध जो है वो लॉ ऑफ मैलस है। मैलस ने इसके बारे में रिलेशन बताया। तो ये चीज़ आपके दिमाग में ये हमेशा होनी चाहिए।
आइए अब हम स्टेटमेंट देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। मेलस का नियम क्या है। सिचुएशन मैंने बताया, वही ध्यान रखिएगा कि पोलराइज़र पर अनपोलराइज लाइट जा रही है, फिर वो पोलराइज़ हो रही है और फिर एनालाइज़र पे गिर रही है और बाद में वहाँ निकल रही है। तो हमें फोकस किस पे करना है, यहाँ से कितनी इंटेंसिटी जा रही है और यहाँ से कितनी इंटेंसिटी निकल रही है। अब इस वाले को आप क्या कह सकते हो, या तो ऐसे कहो कि एनालाइज़र पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एनालाइज़र, या कह लो ध्रुवक से निकले प्रकाश की तीव्रता। कोई भी नाम लिखा जा सकता था, एक ही चीज़। ये लाइट जो है वो या तो ध्रुवक से ही निकली है और विश्लेषक पे गिर रही है, तो ध्रुवक से निकले प्रकाश की तीव्रता, या फिर एनालाइज़र यानी कि विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, और उसको क्या कहेंगे हम, एनालाइज़र से निकले प्रकाश की तीव्रता या निर्गत प्रकाश की तीव्रता। और इसमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये जो ऑप्टिक एक्सिस है, ये ऑप्टिक एक्सिस है इसकी, यानी कि ये संचरण तल है। संचरण तल का मतलब प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन। वो कंपन निकलेगा जो इसके लेवल में है, तल में है। ये इसका संचरण तल है, ये ध्रुवक का संचरण तल है और ये विश्लेषक का संचरण तल है। आप इस तरह से ध्यान दीजिए कि ये पोलराइज़र का है संचरण तल और ये जो है वो एनालाइज़र का संचरण तल है। अब इसको अगर आप अपनी आँखें यहाँ रख दो, वहाँ से देखो, तो आपको ये दोनों संचरण तल एक के पीछे एक नज़र आएंगे। वो चीज़ मैं वहाँ से देख के दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से नज़र आएगा आपको, एक के पीछे एक। अब मान लीजिए सपोज़ करो हम इसे किसी एंगल पे घुमा दें, सपोज़ ऐसे घुमा दिया हमने, तो यानी कि ये तो आपका हो गया ध्रुवक, इसमें से अनपोलराइज लाइट जा रही है, तो ये हमने मोड़ा इधर की तरफ। अब उसके बाद विश्लेषक है जिसको कि थीटा डिग्री पे घुमा दिया गया है, तो अब सामने आके कैसे बनेगा, पैरेलल है प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन, तो इस तरह दिखाई देंगे, और अगर थीटा एंगल पे घुमा दिया है तो वो इस तरह दिखाई देंगे। तो ये चीज़ जो है वो स्पेस में तो इस तरह है दूर दूर, लेकिन डायग्राम में कैसे बना सकते हैं, डायग्राम में ये ऐसे ही बनेगा। तो इसका जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये ध्रुवक का प्लेन किस ट्रांसमिशन है ये चीज़, और ये विश्लेषक की जब थीटा डिग्री पे घुमा हुआ है। अगर इस डायग्राम का ही बनाना है यहाँ पे, तो ये विश्लेषक ऊपर आ जाएगा इसके, क्योंकि ये पैरेलल है। तो अब जरा नियम को देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी ध्रुवक यानी कि पोलराइज़र से निकलने वाला प्रकाश, ध्रुवक से निकलने वाला प्रकाश कौन सा है, ध्रुवक से निकलने वाला प्रकाश ये है, किसी विश्लेषक एनालाइज़र पर गिरता है, ये इस एनालाइज़र पे जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, ध्रुवक से अगर निकला प्रकाश है तो इसका मतलब वो समतल ध्रुवित होगा, कन्फर्म है, ध्रुवक से निकलना है ना, इस ध्रुवक से निकल रहा है तो प्लेन पोलराइज्ड होगा। अब किसी विश्लेषक पर अगर गिरा, विश्लेषक पे आया, तो विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, यानी कि ये विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, ध्रुवक व विश्लेषक के संचरण तलों के मध्य कोण। ध्रुवक का संचरण तल ये, विश्लेषक का संचरण तल ये, अगर थीटा पे हो तो ये बनाया मैंने, इनके बीच में जो कोण है, यानी कि क्या कोण है, थीटा, उनके संचरण तलों के मध्य के कोण, ये थीटा की कोज्या यानी कि कॉस के वर्ग यानी कि स्क्वायर के समानुपाती होता है। ये वाली लाइट जो निकली है वो इनके बीच में जो एंगल बना है उसके कॉस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इस इंटेंसिटी को I0 माने, इस इंटेंसिटी को I माने, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। विश्लेषक से निकलने वाला प्रकाश, विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता यानी कि ये ध्रुवक व विश्लेषक के संचरण तलों के मध्य कोण, इस लाइन का पूरा मतलब क्या हुआ, थीटा की कोज्या यानी कि कॉस थीटा के स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा के समानुपाती, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको ये पता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, दिमाग में केवल रख लो और ये लैंग्वेज आप बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप थोड़ा सा इसके लैंग्वेज को याद भी कर सकते हैं,
कि स्टैंडर्ड वे में किस तरह से लिखा जाए। वैसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस फॉर्मूले से ही आप ये पूरा स्टेटमेंट बना देंगे, और सिचुएशन आपको वो ध्यान ही रखनी है। पोलराइज़र, एनालाइज़र, ये सब इसके अंदर आएंगे ही आएंगे लैंग्वेज में। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम इसको इज इक्वल टू में लिखना चाहें तो ऐसा प्रूफ किया जा सकता है, आई इज इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा। आई क्या है? विश्लेषक। अब देखिए आप अपने आप समझ जाएंगे, विश्लेषक से निकले प्रकाश की तीव्रता, ये वाले I0 क्या है? या तो कहिए विश्लेषक पर आपतित, अदरवाइज क्या कह सकते हैं, इसके टर्म में कहेंगे तो क्या कहेंगे, ध्रुवक से निकले प्रकाश की तीव्रता। तो वैसे हम इस सिचुएशन को ले रहे हैं ना, तो इसी पे क्या गिर रहा है और इसी से क्या निकल रहा है वही लिखना ज़्यादा बेटर है। तो ये है विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता। तो ये लॉ जो है मेलस लॉ कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर ध्रुवक से निकलने वाला प्रकाश किसी विश्लेषक पे गिरे तो विश्लेषक से कितना निकलेगा, तो वो उनके संचरण तलों के बीच के कोण के कॉस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये स्टेटमेंट इज इक्वल टू इतना। I0 क्या है? I0 इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी, और ये क्या है? I इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। और सिचुएशन पक्का ये है कि ये रूल जो है वो ध्रुवित प्रकाश के ही बारे में बात करता है, कहीं पर भी इसमें अध्रुवित नहीं है। आप अपनी तरफ से कहीं भी कुछ और मत लगा दीजिए कि आप सोचो कि अनपोलराइज्ड लाइट सीधे इस पे डाली जा रही है ना। उसने कह दिया एनालाइज़र पे जो लाइट आ रही है वो पोलराइज़र से ही आ रही है, स्टेटमेंट में लिखा है। इसका मतलब ये है कि पोलराइज्ड लाइट ही गिर रही है एनालाइज़र पे। अगर हमें अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में कुछ भी सोचना है, डिस्कशन करना है, तो वो आगे फॉर्मूला जब हम डिराइव कर लेंगे तो उसमें के बाद जो नोट्स आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे हम। अभी हमने जो मेलस ने दिया था वही पढ़ना है हमें। तो आइए अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं, किस तरह से इसको प्रूफ किया जाएगा। तो मेलस लॉ के प्रूफ में, ये प्रूफ ऑफ मेलस लॉ है, तो इस डायग्राम की तो ज़रूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये वाला डायग्राम हम बनाएंगे, ये है प्लेन ऑफ पोलराइज़र और ये है प्लेन ऑफ एनालाइज़र। इन दोनों के बीच में थीटा एंगल मान लेते हैं। सपोज़ ON प्लेन ऑफ पोलराइज़र है, ON डैश प्लेन ऑफ एनालाइज़र है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। उस डायग्राम के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो ये प्लेन ऑफ पोलराइज़र हुआ, ये प्लेन ऑफ एनालाइज़र हुआ। अभी ये पैरेलल है इस डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में, लेकिन अगर इनके बीच में एंगल अगर थीटा हुआ तो ये इस तरह से हो जाएंगे। फिर आप इस डायग्राम को सामने से देख लें, मतलब उधर जा कर के देख लें, तो ये डायग्राम इस तरह से दिखाई देगा। और वही चीज़ हमने यहाँ पे ये बनाई हुई है। बस ये है कि सामने से देखने पे इनके बीच में जो ये गहराई है, दूरी है, ये आपको पता नहीं लगेगी, ये बिल्कुल इस तरह से डायग्राम लगेगा। अब आप ये मान के चलिए कि अगर प्लेन ऑफ पोलराइज़र इस तरफ है और लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ से गुजरी, तो प्रकाश में के विद्युत क्षेत्र के कंपन जो हैं वो इसी लाइन के अलॉन्ग होंगे। तो यानी कि प्रकाश के विद्युत क्षेत्र के कंपन जो हैं वो इसके अलॉन्ग ये हैं, और इनका आयाम सपोज हम मान लेते हैं A है, और यहाँ से जो लाइट निकली है उसकी तीव्रता मान लेते हैं I0। तो लेट I0 बी द इंटेंसिटी या तीव्रता है किसकी, वो लाइट जो प्लेन ऑफ एनालाइज़र पे गिर रही है, और माना आयाम इसका स्मॉल a है, इसी का, ये जो I0 है लाइट है, इसका आयाम a है। तो इनके बीच में कुछ रिलेशन लिख सकते हैं। आयाम और तीव्रता में क्या संबंध होता है? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, या फिर I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, I0 इज इक्वल टू KA स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहने का मतलब है अगर पोलराइज़र से निकले प्रकाश का आयाम a है और उसकी तीव्रता I0 है, तो I0 और a में संबंध होगा कि तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम का स्क्वायर, यानी कि I0 इज इक्वल टू KA स्क्वायर। ये इंटेंसिटी जो है वो पोलराइज़र से निकल रही है, और इसके कंपोनेंट कैसे होंगे, इसके लेवल में होंगे ये कंपोनेंट, ये चल के यहाँ तक आए। तो वो चल के आ रहा है जो, वो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ध्रुव की डायरेक्शन में ये कंपोनेंट आ रहा है। अब विश्लेषक क्या है, इसके सामने नहीं है, विश्लेषक थोड़ा डिग्री पे झुका हुआ है। तो
तो पूरा का पूरा ए वहाँ से नहीं निकल पाएगा, इसका कंपोनेंट निकलेगा यहाँ से। ए का कंपोनेंट थीटा डिग्री पे कितना होगा आप लोगों को पता है तो होना चाहिए। कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस ले लेते हैं, जिधर एंगल दिया उधर का कॉस, यानी कि ए कॉस थीटा। तो अगर ध्रुवक से निकले हुए ध्रुवक से एक आयाम निकल रहा है और विश्लेषक जो है थीटा डिग्री पे झुका हुआ है, तो इसका कितना कंपोनेंट इधर निकलेगा, तो वो ए कॉस थीटा कंपोनेंट निकलेगा। तो अगर मुझे आयाम पता लग गया विश्लेषक से निकले प्रकाश का, विश्लेषक से निकले प्रकाश का आयाम अगर पता लग गया तो तीव्रता भी तो पता लग जाएगी, क्योंकि तीव्रता आयाम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम इस बात को लिख देते हैं पहले कि जो कंपोनेंट निकलेगा वो विश्लेषक से निकले प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र वेक्टर का आयाम, कितना आयाम निकलेगा, तो वो आयाम ए कॉस थीटा होगा। तो अगर ये आयाम निकल गया है तो इसके बेस पे हम विश्लेषक से निकले प्रकाश की तीव्रता भी निकाल सकते हैं। तो विश्लेषक से निकले प्रकाश की तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो अतः विश्लेषक से निकले प्रकाश की तीव्रता, तो I इज इक्वल टू के, और कितना आयाम निकला है वहाँ से, चाहें तो आप इसको ए डैश मान लें थोड़ी देर के लिए, तो के ए डैश का स्क्वायर हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम सेकेंड रख दें, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम सेकेंड, तो I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। के स्क्वायर क्या है, यहाँ से देख लीजिए इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, तो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, तो ये कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा। यही क्या है जो प्रूफ करना था आ गया, यही मेलस का नियम है। फिर से देख लीजिए एक बार, ध्रुवक से निकला प्रकाश उसका आयाम था ए, तो उससे और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन हो गया, I0 स्क्वायर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। अब जब ये चलता चलता आया विश्लेषक पे तो इससे पूरा कंपोनेंट नहीं निकल पाया, जो निकला कंपोनेंट वो था ए कॉस थीटा। तो ध्रुवक विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, तो विश्लेषक से निकले प्रकाश की तीव्रता I इक्वल टू जितना आयाम निकला है वहाँ से उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसमें हमने जहाँ वैल्यू रखी के स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आ गई, और I इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास मेलस का नियम आ गया। इसके बाद अब आइए कुछ इसके ऊपर नोट्स देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें देख लेते हैं इसके ऊपर। आइए सबसे पहले नोट फर्स्ट देखते हैं, व्हेन थीटा इक्वल टू 0। थीटा 0 का मतलब ये है कि प्लेन ऑफ पोलराइज़र और प्लेन ऑफ एनालाइज़र एक दूसरे के पैरेलल हैं। प्लेन ऑफ पोलराइज़र एंड प्लेन ऑफ एनालाइज़र आर पैरेलल टू ईच अदर। तो वैसे हमने प्रैक्टिकल जब किया था तब भी आपको मालूम था, प्रैक्टिकल जब किया था हमने तो उसमें पता था जितना प्रकाश यहाँ से निकलता है सारा का सारा वहाँ निकल जाता है। तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, रिज़ल्ट ये आना चाहिए I इक्वल टू I0 आना चाहिए। जितना I0 आया उतना ही निकल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये यहाँ पे कैलकुलेशन से कैसे आता है। तो फॉर्मूला है हमारे पास I इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डाल दीजिए इसमें, I0 कॉस स्क्वायर 0 यानी कि कितना 1, यानी कि I इज इक्वल टू I0। इसका मतलब जितना प्रकाश विश्लेषक पर आपतित होगा उतना ही प्रकाश विश्लेषक से निकल जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था जो हमारे पास वीडियो नंबर 3 में, वो आज हमने उसको कैलकुलेशन से निकाल दिया। नोट नंबर सेकंड, व्हेन थीटा इक्वल टू 90, यानी कि प्लेन ऑफ पोलराइज़र एंड प्लेन ऑफ एनालाइज़र आर क्या है 90 डिग्री पे, या इसको क्या कहते हैं क्रॉस्ड। क्रॉस्ड सिचुएशन ही वो है कि जिसमें कि दोनों पोलराइजिंग डिवाइसेस जो हैं आपस में 90 डिग्री पे हैं, उस सिचुएशन को ही क्रॉस्ड डायरेक्ट कहा जाता है। तो इस केस में I इज इक्वल टू क्या होगा, I0 कॉस स्क्वायर 90, और कॉस स्क्वायर 90 कितना होता है 0, इसका मतलब I इज इक्वल टू 0। यही हमने एक्सपेरिमेंटली देखा था
जब हम इस दूसरे वाले क्रिस्टल को घुमा के 90 डिग्री पे कर देते थे तो उस केस में जो है वो प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती थी। वही चीज़ यहाँ पे आई है कि लाइट की इंटेंसिटी जो है वो 0 हो जाएगी अगर हम इन दोनों को क्रॉस्ड कर दें। अब आते हैं हम नोट नंबर 3 पे। तो नोट नंबर 3 में है, देखिए अब बात ये आती है कि हमारे पास चाहे अब पोलराइज़र हो या फिर एनालाइज़र हो, हमें इससे मतलब नहीं है। बस ये है कि आपतित प्रकाश जो है वो अब अनपोलराइज्ड है। अध्रुवित प्रकाश अगर इसके ऊपर आपतित हो रहा है तो कितना प्रकाश यहाँ से निकलेगा। ये सिचुएशन इसके लिए भी, वैसे तो ये इसके लिए ये सिचुएशन, लेकिन अगर एनालाइज़र पे भी ये अध्रुवित प्रकाश गिरे तो वो सिचुएशन भी बिल्कुल इसी के समान मानी जाएगी। यहाँ पर अब पोलराइजर एनालाइज़र से कोई मतलब नहीं है। अनपोलराइज लाइट गिर रही है किसी क्रिस्टल पे तो उसके कितना प्रकाश वहाँ से निकलेगा। सपोज़ इसकी इंटेंसिटी I0 है तो इसकी कितनी है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसके प्रकाश के कंपन सपोज़ इस डायरेक्शन में होता और ये इस डायरेक्शन में होता तो इनके बीच में 0 डिग्री हो जाता। प्रकाश का कंपन अब इधर भी है तो इसके साथ इसका एंगल कुछ और भी बनना होगा। प्रकाश का कंपन इधर भी है, 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 सब जगह है। इसका मतलब इसके साथ इसकी ऑप्टिक एक्सिस के साथ उसके एंगल मल्टीपल बन रहे हैं। तो ऐसे केस में कौन सा एंगल लिया जाए? तो इस केस में तरीका ये है कि मेलस के नियम में I=I0 cos स्क्वायर थीटा होता है। हम इसमें cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अध्रुवित प्रकाश है उसमें कंपन क्या है, प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में चारों ओर है और चारों ओर कंपन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर एंगल भी सारे होंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू लेनी होगी। मैं cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू अलग से निकाल के अभी दिखा दूँगा, लेकिन वो मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो इसलिए आप उसे ध्यान रखें कि उसकी वैल्यू हाफ होती है और यहाँ पर हम अगर इसकी वैल्यू रख दें तो ये I = आ जाएगा I0/2। कहने का मतलब है कि अध्रुवित प्रकाश जब किसी पोलराइज़र या एनालाइज़र किसी भी चीज़ पे गिरता है, बस वो पोलराइजिंग डिवाइस होनी चाहिए, तो उसकी तीव्रता आरंभिक तीव्रता की आधी रह जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान करिए। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें डिटेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट लिखा था कि अगर प्रकाश जो है वो उसमें अध्रुवित था और क्रिस्टल को हम नीचे रख के घुमाएंगे तो उसमें ये रिज़ल्ट आया था कि प्रकाश की तीव्रता स्टार्टिंग में तो आधी हो जाएगी, बाद में नहीं बदलेगी। तो वो आधी क्यों हो जा रही थी, वो उसकी कैलकुलेशन वो यहाँ पे इस तरह से आएगी कि अध्रुवित प्रकाश अगर किसी भी पोलराइज़र से निकलेगा तो सबसे पहले उसे जस्ट हाफ तो हो ही जाना है। और ये जस्ट हाफ कैलकुलेशन से आया है। डेली लाइफ में अगर हम देखेंगे, अगर कोई पोलराइड स्पेक्स भी लगाएंगे आप तो जस्ट हाफ इंटेंसिटी तो पहले ही हो जानी है। आपने जहाँ से ही चश्मा लगाया और बाहर से अनपोलराइज लाइट आई तो इधर आकर के वो 50% रह जानी है। और 50% ये थ्योरी कह रही है, इन एक्चुअल ये 37% या 38% होती है। इतनी लाइट आपकी आंखों में घुस पाती है। आइए अब देखते हैं कि ये cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू ये हाफ कैसे होगी। तो एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा निकालनी है अगर हमें, एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा, तो ये निकलेगी cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको एक पूरे 2π एंगल के लिए आप ले लीजिए, 0 to 2π, तो टोटल उस एंगल के लिए वैल्यूज़ निकल आई और 1/2π, तो इससे ये एवरेज निकल आएगा। तो कितना होगा जा करके, तो 1/2π 0 to 2π। इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल करने के लिए हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो इससे क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा = 1 + cos 2 थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा = 1 + cos 2 थीटा/2। वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 1 + cos 2 थीटा अपॉन और 2 डी थीटा, 2 बाहर चला जाएगा, 1/4π इंटीग्रल 0 to 2π 1 + cos 2 थीटा डी थीटा। अब इसमें ज़रा इंटीग्रल परफॉर्म कर देते हैं, लिमिट्स इधर चली जाएंगी, थीटा प्लस cos 2 थीटा का क्या होगा, sin 2 थीटा, और एंगल जो x है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड। अब इसमें वैल्यूज़ रख दें, तो 1/4π अपर लिमिट पहले रख दें, 2π प्लस इसमें sin 2π करेंगे 4π हो जाएगा, 0 होता है, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 और sin 0 फिर से 0। तो ये कितना रह गया, 1/4π × 2π, पाई कैंसिल, तो 1/2।
तो इस तरह से cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ आती है। हमने करके दिखा भी दिया है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हम जब फिज़िक्स पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें मैथ्स का इंटेंस नॉलेज है, तो वो कैलकुलेशंस केवल एक टूल होती हैं हमारे लिए किसी चीज़ को अचीव करने का। तो उसे आप एज इट इज़ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि ये आपने एकदम से कैसे लिख दिया। तो ये आपका जो है वो नोट नंबर 3 रहता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट नोट पे चलते हैं। नोट 4 में क्या है, देखिए हमें ग्राफ खींचना है, किसमें, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम एनालाइज़र। एनालाइज़र से जो लाइट निकल रही है मतलब आई, वर्सेस एंगल बिटवीन पोलराइज़र एंड एनालाइज़र। इनके बीच का एंगल क्या होता है, थीटा। कहने का मतलब है आई और थीटा में ग्राफ खींचना है। और रिलेशन क्या है भाई, हमारे पास लॉ ऑफ मेलस है, आई इक्वल टू आई ज़ीरो कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम ग्राफ खींचेंगे इसमें, ये थीटा हो गया और ये आई है। थीटा स्टार्टिंग में क्या होगा, ज़ीरो, यानी कि जब पोलराइज़र और एनालाइज़र दोनों आपस में पैरेलल हैं। फिर घूमते 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 सपोज़ एनालाइज़र घूमते घूमते 90 पे हो जाता है, तो ये सिचुएशन 90 की हो गई। उसके बाद वो 180 पे यानी कि फिर से पैरेलल हो जाता है। फिर 270 पे फिर से 90 पे हो जाता है। 360 पे जो है वो फिर पैरेलल हो जाता है। एक पूरा चक्कर उसका जो है यहाँ से घूमते 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 ये एक पूरा चक्कर अब कंप्लीट होता है। उसके लिए हमें ग्राफ खींचना है। अच्छा, जब दोनों पैरेलल हैं उस टाइम पे cos स्क्वायर 0 1 यानी कि i इज इक्वल टू कितना होगा, I0। ये मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा ले लिया मैंने, I0 ये ले लेते हैं। तो अब देखिए cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ आएगा यहाँ पे। कैसे आएगा cos स्क्वायर थीटा का, cos थीटा जो है उसका ग्राफ होता है इस तरह से। cos स्क्वायर थीटा का जो ग्राफ होगा, सीधी बात है कि जो ये इसमें ये नेगेटिव टर्म है वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। cos थीटा की वैल्यू जो नेगेटिव है जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वाली चीज़ें भी ऊपर उठेंगी स्क्वायर होने पे। तो कुल मिला के इसका ग्राफ इतना आता है कि ये थोड़ा सा स्टीपर और हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये ग्राफ जो है वो आपका इस तरह से जाएगा, इस तरह से, फिर ये ऊपर उठेगा, मैक्सिमम पैरेलल फिर हो जाएंगे। इसके बाद 270 पे फिर परपेंडिकुलर है, क्रॉस्ड है, तो उस केस में ये फिर ऐसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर उठ के 360 पे फिर पैरेलल है, तो फिर मैक्सिमम पे पहुँच जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ आता है जिसमें कि नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती हैं, क्योंकि ये cos थीटा का नहीं है, ये cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ है। तो सारी वैल्यूज़ जो नेगेटिव भी हैं वो भी जो हैं वो पॉजिटिव में पहुँच चुकी हैं। आइए अब नोट 5 देख लेते हैं थोड़ा सा। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम एनालाइज़र के ग्राफ बनाइए जब इंसिडेंट लाइट पार्शियली पोलराइज्ड है, आंशिक ध्रुवित है। तो देखिए आंशिक ध्रुवित के केस में भी एंगल तो बदलेंगे ही बदलेंगे इसी तरह से। बस ये है कि लाइट की इंटेंसिटी ज़ीरो कभी नहीं होगी। आप याद करिए उस वीडियो को जिसमें डिटेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट लिखा था। अनपोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट या फिर पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है। तो पार्शियली पोलराइज्ड के केस में अगर आप पोलराइज़र को घुमा या किसी भी पोलराइजिंग डिवाइस को घुमाएंगे, टूरमैलिन क्रिस्टल ले लें या पोलराइड ले लें, अगर आप उसे घुमाएंगे तो इंटेंसिटी वेरी तो करेगी पर ज़ीरो कभी नहीं होगी। तो इस केस में ग्राफ कुछ कुछ इसी तरह का आ जाएगा। बस ये जो ज़ीरो तक पहुंच रहा है इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ये ज़ीरो तक नहीं पहुंचेगा। ये ग्राफ थोड़ा सा पहले ही इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से इसके ग्राफ को बनाया जा सकता है। ये ज़ीरो तक नहीं पहुंचेगा, थोड़ा सा ऊपर ही ये ग्राफ ख़त्म हो जाएगा। अगर कभी एग्ज़ाम में क्या कहीं पे पूछ दिया जाता है और ऑप्शन टिक करने हैं कौन सा ग्राफ सही है, तो उसमें आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आते हैं नोट नंबर 6 पे। इसमें ग्राफ हमें खींचना है एनालाइज़र से निकली लाइट का जब इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज्ड है। तो हमने अभी केस नंबर 3 देखा था कि जब इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी I0 है और वन पोलराइज्ड है तो ट्रांसमिटेड लाइट I0/2 रहती है। तो इस केस में ग्राफ कैसे बन जाएगा, I0 इंटेंसिटी है, I0/2 यानी कि इसका जस्ट हाफ लगभग ये हुआ, और I0/2 पे कांस्टेंट लाइन चली जाएगी। क्योंकि इस केस में आप क्रिस्टल को घुमाते रहेंगे, वो हमेशा I0/2 ही लाइट उसमें से ट्रांसमिट होगी। तो एक पैरेलल लाइन पैरेलल टू थीटा एक्सिस ये हमें मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने लॉ ऑफ मेलस को डिटेल में देखा, हमने उसकी परिभाषा पढ़ी, लॉ क्या है वो पढ़ा, उसका मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ा, उसको प्रूफ कैसे करेंगे वो पढ़ा,
फिर उसके ऊपर कुछ स्पेशल केसेस देखे कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं या फिर अनपोलराइज्ड लाइट उसके ऊपर आ रही है, तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट कितनी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसका यूज़ जो है वो न्यूमेरिकल्स में भी काफ़ी होता है। अगले आने वाले वीडियो में हम अब पोलराइड को डिस्कस करेंगे। पोलराइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो शॉर्ट नोट्स में पेपर में आता है डिटेल में। तो अगर आपको ये वीडियो आज पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।